हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के पार्ट से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण टॉप 25 क्वेश्चन लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको एक टेस्ट के माध्यम से दिए गए हैं। यदि आपने इस टेस्ट को दिया है तो आप अपने आंसर का मिलान ध्यानपूर्वक कीजिए, और यदि आपने टेस्ट नहीं भी दिया है तो आप इन क्वेश्चनों को डिटेल से समझ सकते हैं। आगे आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के पार्ट से ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर डीसी मोटर की चाल क्या होगी। फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर जो डीसी मोटर है, देखिए डीसी मोटर की जो चाल है यानी जो घूर्णन गति है वो अपने बेक ईएमएफ और फ्लक्स पर डिपेंड करती है। बेक ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में फ्लक्स पूछा गया है। यदि फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है तो यहाँ पर अपने जो डीसी मोटर है उसकी घूर्णन गति अधिकतम हो जाएगी, यानी विपरीत में बदलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि डीसी मोटर की घूर्णन गति बढ़ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना इस टेस्ट का, कि कौन सा लॉजिक गेट दो सीरीज संयोजित वन वे स्विच के समान कार्य करता है। लॉजिक गेट टोटल 7 गेट होते हैं, जिनमें से 3 बेसिक गेट होते हैं, 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं और 2 एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके अंदर कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो 2 सीरीज वन वे स्विच के समान कार्य करता है। तो ऐसा गेट जो होता है वो होता है एंड गेट। एंड गेट 2 सीरीज वन वे स्विच के समान कार्य करता है, सीरीज संयोजित वन वे स्विच के समान कार्य करता है। यदि समांतर संयोजित वन वे स्विच के समान क्वेश्चन पूछा जाता तो ऑप्शन ए हो जाता और गेट। यहाँ पर नोट गेट जो है वो इन्वर्टर गेट कहलाता है, और नैंड गेट जो है ये एक यूनिवर्सल गेट की श्रेणी में आता है जो एंड प्लस नोट गेट के मिश्रण से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब स्लिप का मान 0 हो तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी। स्लिप के ऊपर 3 फेज मोटर की घूर्णन गति जो है वो डिपेंड करती है, यानी स्लिप जब 0 होती है तब भी 3 फेज मोटर की घूर्णन गति 0 होती है, और जब स्लिप का मान इकाई होता है तब भी मोटर की घूर्णन गति 0 होती है। तो अभी जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कि जब स्लिप का मान जब 0 होता है उस समय यहाँ पर जो अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी घूर्णन गति भी 0 हो जाएगी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर ओवर एक्साइटेशन पर चल रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा। एक सिंक्रोनस मोटर को एक्साइटेशन चेंज करके उसको तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। यदि सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन सामान्य एक्साइटेशन हो तो उस समय सिंक्रोनस मोटर इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। सामान्य से कम यदि एक्साइटेशन हो तो उस समय लैगिंग पावर फैक्टर, और जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि सामान्य से अधिक यानी ओवर एक्साइटेशन पर यदि मोटर को चलाया जाता है तो उस समय मोटर का पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग होता है, यानी अग्रगामी होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। जब मोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन में होती है उस समय मोटर की घूर्णन गति 0 होती है, और मोटर की घूर्णन गति जब 0 होती है तो स्लिप का मान 100% होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि स्लिप का मान 100% उस समय रहा होगा। 100% बोल सकते हैं, यदि भिन्नात्मक स्लिप पूछी है तो अपने यहाँ पे इकाई क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी जर्मेनियम डायोड की नी वोल्टेज क्या होती है। यहाँ पर बैरियर वोल्टेज जो है वो पूछा गया है, बैरियर पोटेंशियल पूछा गया है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों एक शुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। जर्मेनियम डायोड जो होते हैं उनका नी वोल्टेज 0.3 वोल्टेज होता है, जबकि सिलिकॉन डायोड जो होते हैं उनके नी वोल्टेज यानी बैरियर वोल्टेज की यदि बात करें तो वो 0.7 होता है। अभी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होगी। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री याद करने का जो फॉर्मूला है वो 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 360 गुणा पोल जोड़ों की संख्या, और एक जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है 180 गुणा पोल की संख्या। अभी यहाँ पर पहला ऑप्शन जो बता रखा है इसमें 360 गुणा पोल की संख्या बता रखा है। यदि पोल जोड़ों की संख्या होती तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अभी क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 180 गुणा पोल की संख्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है। तो ऐसा एक ही जनरेटर आता है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वो वोल्टेज जनरेट कर देता है, तो वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, यानी फर्तक उत्तेजित जनरेटर ऐसा जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ही वोल्टेज बना देता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण क्या है? देखिए, ये चतुसंयोजी जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर अशुद्धि मिलाकर उनको चालक बनाया जाता है। अशुद्धि अब उनमें त्रिसंयोजी और पंच संयोजी मिलाते हैं। पी टाइप मटेरियल में त्रिसंयोजी और एन टाइप मटेरियल में पंच संयोजी अशुद्धियों को मिलाया जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन में जो राइट आंसर हैगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा कि आर्सेनिक जो है वो पंच संयोजी है, बाकी इंडियम और गैलियम जो है ये त्रिसंयोजी तत्व होते हैं, जबकि सिलिकॉन जो है एक ये चतुसंयोजी तत्व होता है। चतुसंयोजी में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये चतुसंयोजी तत्व होते हैं, शुद्ध अर्धचालक इनको माना जाता है। इनके अंदर अशुद्धि मिलाकर इनको चालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका एक बेस्ट ट्रिक भी है जो आपको पहले भी बताया है मैंने, 3 भैंस गए इंडिया में अब 5 FIR लिखाओ। इस टाइप से कुछ अपन ने ट्रिक इसका बना रखा था जो याद करने के लिए बेहतरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि डिजिटल प्रणाली में 1 बाइट के बराबर क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिजिटल सिस्टम के अंदर 1 बाइट के बराबर 8 बिट होता है। बाइनरी के 2 तत्व 0 और 1 ये दोनों एक बिट की श्रेणी में आते हैं, जैसे 0 एक बिट हो गया, 1 दूसरे बिट हो गया। इस टाइप से टोटल ये 8 संख्या जब हो जाती है तब ये 1 बाइट के बराबर हो जाती है। 4 बिट का समूह निबल कहलाता है और 8 बिट का समूह बाइट कहलाता है। 16 बिट का समूह वर्ड कहलाता है और 32 बिट का समूह डबल वर्ड कहलाता है। अभी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 बिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक मानक फूड मिक्सर की घूर्णन गति कितनी होती है? फूड मिक्सर यानी फूड मिक्सर में जो मोटर प्रयोग होती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर, और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर है जो AC DC दोनों पर प्रचालित हो सकती है और सभी मोटरों में सबसे अधिक गति रखने वाली ये मोटर होती है। तो यूनिवर्सल मोटर मात्र एकमात्र ऐसी मोटर है जिसकी जो घूर्णन गति है वो 3000 RPM से अधिक होती है। तो ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति जो है वो 3000 से 14000 RPM तक हो सकती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक DC मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, आपूर्ति वोल्टेज 200 वोल्टेज और पूर्ण गति पर बेक EMF 150 वोल्टेज है, तो आर्मेचर धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर मोटर में पूछा गया है कि आर्मेचर धारा क्या होगी। आर्मेचर धारा यानी IA आपको निकालना है। IA होता है जो सप्लाई वोल्टेज होता है, उसमें से आप यदि बेक EMF माइनस करके आर्मेचर के प्रतिरोध का यदि भाग लगा देते हैं तो आपके जो आंसर आएगा वो आर्मेचर करंट का आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए कि आर्मेचर का वोल्टेज बटा आर्मेचर का प्रतिरोध ओम के नियम से भी अपन इसको कर रहे हैं, तब लगभग उसी टाइप का ये सूत्र जो है वो वहाँ पे ही जाता है बात को। यानी आप यदि सप्लाई वोल्टेज में से बेक EMF घटा देते हैं तो जो वोल्टेज बचता है वो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप ही बचता है। तो आर्मेचर के वोल्टेज में यदि अपन आर्मेचर के रेजिस्टेंस का भाग लगाते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ सकता है। अभी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज अपन को बता रखा है, यानी आपूर्ति वोल्टेज 200 वोल्टेज है, बेक EMF का मान 150 वोल्टेज है और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। क्वेश्चन सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से करते हैं, यानी 200 में अपन माइनस करेंगे 150 और इसमें भाग लगा देंगे 0.5 का, ऊपर इसमें 50 बच जाएगा, यानी 50 बटा 0.5 करेंगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम से है। तो इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि डेसिमल नंबर कुछ अपन को दे रखा है 78, इसका बाइनरी प्रारूप बताना है कि 78 को यानी 78 को बाइनरी में किस टाइप से लिखेंगे। इसके लिए आपको एक संख्या लिखनी होती है, जैसे अपन इसको हल करें तो 1 2 डबल करते हुए लिखना है 4 8, ये इस टाइप से 32 और 64 इस टाइप से ये संख्या लिखनी है। अभी इनमें आपको क्वेश्चन में से ये देखना है कि इनके अंदर से कौन सी संख्या जो है वो आती है। सॉरी, एक बार मैं वापस लिखता हूँ इसमें, जैसे 1 2 ये इस टाइप से अपन पूरी संख्या को इसको लिख लेते हैं। डबल करते हुए लिखना है, बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन का तरीका जो है वो समझ लीजिए। 64 तक मैंने लिखा है, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं। इससे जो अपन ने ये नंबर लिखे हैं इनमें आपको ये देखना है कि इनमें से जो अपन को डेसिमल नंबर दे रखा है उससे या तो वो संख्या या उससे छोटी संख्या इस लाइन में अपन को मिलनी चाहिए। तो देखिए 64 का डबल करेंगे तो अपना 128 आएगा, यानी 78 से वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 78 से जो छोटी संख्या है वो अपनी 64 है, तो आपको 64 के नीचे 1 लगा देना है और 78 जो है इनके अंदर से माइनस करना है 64 को। तो जो भी अपनी संख्या बचती है वो बचती है, मेरे ख्याल से आप माइनस करेंगे तो 14 इसमें से संख्या बचती है। अब इस 14 को देखना है कि या तो इस लाइन में अपन को 14 मिले या फिर इससे छोटी संख्या जो है इस लाइन में अपन को मिल जाए। तो वैसे भी देखिए इसमें 14 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 14 से छोटी संख्या जो है वो ज़रूर है, यानी 8 जो है वो इसमें छोटी संख्या है, तो 8 के नीचे 1 लगा लीजिए और जो 14 है 14 में से आप माइनस कर लीजिए 8 को। 14 में से यदि -8 को करेंगे तो अपने पास ये 6 बच जाएगा। अब इस लाइन में या तो 6 ढूंढिए या 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी संख्या 4 है तो 4 के नीचे 1 लगाइए, जो भी संख्या मिल जाती है उसके नीचे 1 लगाने हैं, बाकी पर छोड़ देना है खाली।
तो 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और इस लाइन में अपने पास 2 मिल जाएगा। तो इस टाइप से अपन ने ये लिख लिया है, पूरी संख्या 0 हो गई है। अब जो भी संख्या इसके बीच में बच गई है, जो अंत में बच गई है, उनके नीचे 0 लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 के नीचे 0 लिख दीजिए, 16 के नीचे 0 लिख दीजिए, 32 के नीचे 0 लिख दीजिए। तो अब ये जो भी नंबर अपन को मिला है ये 78 का बाइनरी नंबर होगा, यानी 1001110। तो ये ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन जो है अपना, वो ऑप्शन बी इसमें बैठ रहा है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ किस टाइप से करना है। पहले ये संख्या लिख लेनी है 1 2 4 8 16 32 64 और 128, इस टाइप से डबल करते हुए ये संख्या लिखनी है। और फिर इस लाइन में अपन को या तो वो संख्या ढूंढनी है, जैसे 78 दे रखा है तो या तो 78 ढूंढिए, या फिर 78 से छोटी संख्या इसमें ढूंढिए। जो भी नंबर दे रखा है या तो वो ढूंढिए या उससे छोटी, जो भी मिल जाता है उसके नीचे 1 लगाइए। जैसे 78 नहीं मिला है लेकिन इससे छोटी संख्या 64 मिल रही है, 64 के नीचे 1 लगा लीजिए। 78 में से 64 माइनस करेंगे 14 बचेगा। लाइन में 14 को ढूंढिए, 14 नहीं मिलता है, छोटी संख्या ढूंढिए। देखो 16 बड़ा हो जाएगा, 32 बड़ा है, तो 8 इससे छोटी मिल रही है तो छोटी के नीचे 1 लगा दीजिए। 14 में से 8 घटाना, फिर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 6 ढूंढिए, लाइन में 6 नहीं मिलता, छोटी मिलेगी 4 मिलेगा, 4 के नीचे 1 लगाइए। इस टाइप से आपको ये करना है। फिर जो भी बाकी रह जाता है उनके नीचे 0 लगा दीजिए और जो भी नंबर मिलता है आपको वो बाइनरी नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर। बहुत सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। थोड़ा जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्रेसरों के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा होता है। तो कंप्रेसर में डबल कैपेसिटर मोटर प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर जो है इसमें प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में जो रोटर प्रयोग किया जाता है वो बहुत अधिक व्यास वाला रोटर प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो अधिक व्यास वाला जो रोटर होता है वो सेलियन पोल टाइप रोटर होता है। वैसे भी आप देखिए कि अल्टरनेटर में 2 ही प्रकार के रोटर प्रयोग होते हैं, एक तो सेलियन पोल टाइप और एक बेलनाकार पोल टाइप रोटर जो है वो प्रयोग होते हैं। बेलनाकार पोल टाइप रोटर का हाई स्पीड पर करते हैं और लो स्पीड पे यानी निम्न स्पीड पे सेलियन पोल टाइप रोटर का प्रयोग करते हैं। जल शक्ति संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर होता है उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर सेलियन पोल टाइप आ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन अभी स्टीम पावर प्लांट्स के लिए पूछा जाता तो वहाँ पर बेलनाकार पोल रोटर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक 3 फेज रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में कितनी स्लिपरिंग की आवश्यकता होती है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अल्टरनेटर में 2 प्रकार से वाइंडिंग करते हैं, एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग को अल्टरनेटर के अंदर हमेशा डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग वो होती है जिसमें से अपन को अल्टरनेटर से आउटपुट मिलता है, यानी जिसके अंदर वोल्टेज जनरेट होता है, वो वाली वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग रोटेट करती हुई है, तो रोटेट करती हुई एक भाग को फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से करना है। डीसी सप्लाई में 2 वायर होते हैं और रोटेट करता हुआ भाग है, इसलिए स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा। तो स्लिप रिंग की संख्या भी इसमें अपन को 2 ही जरूरी है। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीजेटी में कितने जंक्शन होते हैं। बीजेटी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एनपीएन होता है और एक पीएनपीएन होता है। पीएनपी प्रकार के, ये 2 प्रकार के बीजेटी होते हैं। इनमें से आप देख लीजिए, इनमें से आपसे पूछा गया है कि जंक्शन कितने होते हैं, तो इस ये जो लाइन है खड़ी लाइन, इनको जंक्शन कहते हैं। तो ये इसमें बीजेटी के अंदर 2 जंक्शन होते हैं। लेयर पूछा जाता तो 3 लेयर हो जाती हैं। टर्मिनल 3 होते हैं, जंक्शन 2 होते हैं और लेयर भी 3 होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर अभी 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है खंडित वलय बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। खंडित वलय जो है वो बोला जाता है स्प्लिटरिंग को, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा तांबा। तांबा या फॉस्फोरस ब्रोंज से जो है ये बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो यूनिवर्सल गेट इनमें से 2 ही प्रकार के अपने यूनिवर्सल गेट होते हैं, नोर गेट और नैंड गेट। अभी नैंड गेट ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आएगा नोर गेट, यानी नोर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट की श्रेणी में आता है। बाकी एंड गेट, नोट गेट और ओर गेट ये बेसिक गेट की श्रेणी में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है, तो आर्मेचर प्रतिरोध और शंट प्रतिरोध क्रमशः 0.02 और 50 ओम है। जनरेटर का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। देखो जनरेटर जो है वो शंट प्रकार का जनरेटर है, यानी शंट जनरेटर के अंदर इस टाइप से फील्ड वाइंडिंग होगी, बीच में आर्मेचर होगा और यहाँ पर इसका लोड कनेक्ट होगा, ये यहाँ पर लोड है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी लोड पर जो मिलने वाला वोल्टेज है, वो वाला वोल्टेज अपने यहाँ पर 200 वोल्टेज है और इसमें से जो लोड पर करंट जो है वो अपने 195 एम्पीयर करंट यहाँ पर उपस्थित है। अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस जनरेटर का ईएमएफ क्या होगा। तो जनरेटर का ईएमएफ देखो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में आर्मेचर जो जुड़ा हुआ है इसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ कार्बन ब्रश का ड्रॉप होता है। तो कार्बन ब्रश का तो दे रखा हो तब तो ऐड करना है, अन्यथा आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप आपको उसमें ऐड कर देना है। तो अभी टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होगा प्रेरित ईएमएफ, तो प्रेरित ईएमएफ जो है वो आर्मेचर का वोल्टेज अगर अपन इससे टर्मिनल वोल्टेज में ऐड कर देंगे तो जनरेटर का वोल्टेज अपन को मिल जाएगा। अब देखिए अपन को आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको
V बराबर आई ए गुणा आर ए करना पड़ेगा, V बराबर आई ए गुणा आर ए करना पड़ेगा, यानी आर्मेचर करंट और आर्मेचर के रेजिस्टेंस को गुणा करके आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आर्मेचर में यहाँ पर प्रतिरोध तो दे रखा है कि आर्मेचर का प्रतिरोध जो है वो 0.02 एम्पेयर ओम है, लेकिन यहाँ पर आर्मेचर का जो करंट है वो नहीं दे रखा है। तो आर्मेचर का करंट निकालने के लिए देखो जो फॉर्मूला है वो होता है आई ए बराबर, जनरेटर की बात कर रहा है तो आई एल प्लस आई एस एच जो है इस क्वेश्चन में ये वाला सूत्र लगाना है। आई एल यानी लोड करंट का मान 195 बता रखा है, प्लस करना है आई एस एच। अभी देखिए क्वेश्चन में आई एस एच का मान भी सिंपल नहीं दे रखा है, यानी तीन चीज़ें इसमें अभी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले आई एस एच पता कीजिए, फिर आई ए पता कीजिए, फिर आई ए और आर ए को गुणा करके आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप पता कीजिए, उसके बाद में उसको ऐड करिए और फिर क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अभी क्वेश्चन में आप देखिए आई एल जो है वो 95 बता रखा है, सॉरी 195 है। आई एस एच निकालना है और आई एस एच बराबर होता है वी एस एच बटा आर एस एच। यहाँ पर वी एस एच आप देखिए कितना है वी एस एच आपको जो दे रखा है वो होता है, यानी शंट फील्ड का जो वोल्टेज है वो बताना है। तो शंट फील्ड का वोल्टेज यहाँ पे वही होगा जो टर्मिनल वोल्टेज है 250 वोल्टेज, इसका जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो है 50 ओम। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 5 वोल्टेज आएगा, यानी आपको 5 एम्पियर जो है इसमें आई एस एच आएगा। अभी वापस उसमें ऐड करते हैं, क्वेश्चन था अपना आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। आई एल का मान 195 था प्लस आई एस एच अभी अपन ने निकाला है 5 आ जाएगा। इस टाइप से आर्मेचर करंट जो है वो 200 एम्पियर आ जाएगी। आर्मेचर करंट अपने पास 200 एम्पियर आ गई है, आर्मेचर करंट अपने पास 200 एम्पियर आ गई है। अब अपन को इसमें आर्मेचर का वोल्टेज निकालना है, तो आई ए गुणा आर ए करना है, तो 200 गुणा अपन को 0.02 करना है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये लगभग 4 वोल्टेज आएगा, यानी आर्मेचर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 4 वोल्टेज है। यानी जो जनरेटर है वो जनरेटर टर्मिनल के ऊपर तो 250 वोल्टेज दे रहा है, जबकि उसमें जो उत्पन्न हुआ वोल्टेज है वो 250 प्लस 4 वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। 4 वोल्टेज आर्मेचर ने ड्रॉप कर लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो जनरेटर का जो उत्पन्न ईएमएफ है वो हो जाएगा 254 वोल्टेज। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वीडियो को रिपीट करके आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें आर्मेचर का इसमें सबसे पहले आपको देखो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपको इसमें आर्मेचर का करंट और आर्मेचर के प्रतिरोध को गुणा करना पड़ेगा। फिर आर्मेचर करंट निकालने के लिए आपको आई एस एच प्लस आई एल करना पड़ेगा, और आई एल का मान दे रखा है, और आई एस एच निकालने के लिए वी एस एच बटा आर एस एच करना पड़ेगा। तो इस टाइप से 4 तरीके से इसको अपन 4 बार इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों की यदि आपकी प्रैक्टिस है तो ही हल कर पाएंगे, अन्यथा आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत कम चांस है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकें। बहुत प्रैक्टिस जब आपने की होगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है। डीसी श्रेणी मोटर का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम खालिस्तान की दिशा पहचान करने में इस्तेमाल किया जाता है। राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर में प्रयोग करते हैं, और जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है, इसको भी ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि एक डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, आर्मेचर धारा ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, अभी अपन पिछला क्वेश्चन हल करके आए थे, उसमें अपन ने पढ़ा था कि आर्मेचर धारा निकालने का जो फॉर्मूला है आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच होता है शंट जनरेटर के अंदर। आई एल का मान अपन को देखो सीधा बता रखा है, भार धारा 15 एम्पियर है। अब अपन को आई एस एच और पता करना है। यदि आई एस एच पता करना है तो आपको आर्मेचर करंट शंट फील्ड करंट निकालनी है, तो शंट फील्ड करंट के अंदर इसके शंट फील्ड के वोल्टेज यानी वी एस एच बटा आर एस एच करना पड़ेगा। वी एस एच का मान आपको देखो दे रखा है, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज है वही इसका वी एस एच होगा, यानी आपको 220 के अंदर भाग लगाना आर्मेचर के शंट फील्ड के प्रतिरोध का, जो भी 220 है। 220 में 220 का भाग लगाएंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी आई एस एच का मान जो है वो 1 आ गया। इसलिए आर्मेचर करंट जो है वो 15 + 1 यानी 16 एम्पियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इस क्वेश्चन टेस्ट में अपन पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, गैर परंपरागत वो साधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे पवन ऊर्जा जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। क्वेश्चन का राइट आंसर डी आ जाएगा।
टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि एक एससीआर में कितनी डिप्लीशन लेयर होती है। एससीआर में यदि डिप्लीशन लेयर की बात करें तो इसमें देखो इस टाइप से बनाया जाता है, ये पी और एन। इसमें ये जो खड़ी लाइन है ये अपने जंक्शन कहलाते हैं और जंक्शन के चारों तरफ ही जो लेयर बनती है उसी को डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो जितने जंक्शन होते हैं उतनी ही डिप्लीशन लेयर होती है। तो यहाँ पर 3 जंक्शन है तो इसलिए 3 डिप्लीशन लेयर बनती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।